माह से ज्यादा का समय हो गया था। तिलकनगर राज्य के राजा सूर्यादित्य को बीमार पड़े हुए राजवैद्य उनका उपचार करते करते हार गया, लेकिन सूर्यादित्य स्वस्थ ना हुए। एक दिन महारानी कहती है, राजवैद्य जी, पूरा 1 माह बीत गया है, महाराज आपके उपचार से स्वस्थ क्यों नहीं हो रहे हैं? महारानी जी, महाराज का रोग मेरी समझ से बाहर है। मैं हर प्रकार से उनका उपचार कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी दवा का उन पर असर नहीं हो रहा है। महाराज अपने रोग के बारे में स्वयं भी तो कुछ नहीं बताते हैं, और जब तक वे अपने रोग के बारे में कुछ नहीं बताएंगे तो उनका उपचार करना असंभव है। यह सुनकर रानी मधुमती चिंता में डूब गई। राजवैद्य को विदा करके वे राजा सूर्यादित्य के कक्ष में पहुंची और कहने लगी, महाराज, मुझे अपने रोग के बारे में बताइए। आप क्यों व्यर्थ ही अंदर घुले जा रहे हैं? आपको क्या दुख है? महारानी मधुमती, तुम्हें भ्रम हुआ है, हमें कोई भी दुख नहीं है। महारानी मधुमती प्रतिदिन भगवान से राजा सूर्यादित्य के स्वस्थ होने की कामना करती। दूसरी ओर राजा सूर्यादित्य इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनकी कोई संतान नहीं है। इसी गम में घुलते घुलते राजा सूर्यादित्य ने सैया पकड़ ली थी। राजकार्य को पूरी तरह प्रधानमंत्री चरण सिंह पर छोड़कर वे 24 घंटे अपने कक्ष में रहने लगे थे। एक दिन जब वे सैया पर लेटे हुए इसी प्रकार विचार मग्न थे तो उनसे मिलने उनके राज्य के राजपुरोहित जी आते हैं। राजा राजपुरोहित को प्रणाम करते हैं। राजपुरोहित कहते हैं, राजा सूर्यादित्य, हम तुम्हारे मन की व्यथा भली प्रकार से जानते हैं। तुम्हें निसंतान होने का दुख मन ही मन खाए जा रहा है। हाँ राजपुरोहित जी, यही मेरी बीमारी का कारण है। क्या मेरी इस बीमारी का कोई उपचार आपके पास है? सुनकर राजपुरोहित जी सोच में पड़ गए और कहने लगे, राजन, महारानी मधुमती से तुम्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं होगी। संतान प्राप्ति के लिए तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। दूसरा विवाह? लेकिन इस उम्र में हमसे कौन सी स्त्री विवाह करेगी? राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तरुणा नदी के किनारे केशव नाम का एक बूढ़ा मल्ला रहता है। नदी के उस पार जाने वालों को वे अपनी नाव में बिठाकर ले जाता है। लोग इस कार्य के लिए जो उसे धन दे जाते हैं, उसी से वह अपना और अपनी युवा बेटी तरंगिनी का पेट पालता है। यदि आप स्वयं केशव मल्ला के पास जाकर उसकी बेटी तरंगिनी का हाथ मांगे तो वह इनकार नहीं करेगा। तरंगिनी से विवाह करने के पश्चात तुम्हें उससे एक पुत्री की प्राप्ति होगी। राजपुरोहित जी, लेकिन मुझे तो पुत्र की इच्छा है। राजन, तुम्हारी पुत्र की इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी। केवल एक ही संतान तुम्हारे भाग्य में है और वह भी कन्या है। राजपुरोहित जी, एक कन्या के सहारे मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? वंश तो पुत्र से ही आगे बढ़ता है। जो तुम्हारे भाग्य में था वह मैंने तुम्हें बता दिया। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम दूसरा विवाह करो या ना करो। कुछ सोच विचार करने के पश्चात राजा कहने लगा, ठीक है राजपुरोहित जी, कुछ ना होने से तो पुत्री का होना ही अच्छा है। मैं दूसरा विवाह अवश्य करूँगा। राजन, मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो। तरंगिनी से विवाह करके तुम्हें जो पुत्री प्राप्त होगी, तुम्हें उसे पुत्र की तरह पालना होगा। किसी को कानों कान भी खबर ना हो कि तुम एक पुत्र के नहीं, एक पुत्री के पिता हो। लेकिन राजपुरोहित जी, ऐसा क्यों करना होगा? राजन, जब तक तुम इस बात को छिपाए रखोगे, तब तक तुम्हारी पुत्री के जीवन में खुशियाँ रहेगी। और जिस दिन भी लोगों के सामने यह सच्चाई प्रकट हो गई कि तुम एक पुत्र के नहीं, पुत्री के पिता हो, उस दिन उसके और तुम्हारे जीवन में दुखों का प्रवेश हो जाएगा और वे जीवन भर दुखों का सामना करेगी। उसे उसके अपने ही धोखा देंगे। राजपुरोहित जी, तब तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा।
कि मैं एक पुत्री का पिता हूँ। राजन, एक बात और ध्यान में रखना, यदि किसी कारणवश लोगों को यह बात पता भी चल जाए कि तुम्हारा पुत्र न होकर पुत्री है, तो तुम जल्दी ही उसका विवाह कर देना। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी आदमी तुम्हारी पुत्री को शस्त्र विद्या में हरा दे, उसी के साथ उसका विवाह करना। जो आज्ञा राजपुरोहित जी, मैं ऐसा ही करूँगा। राजा को आशीर्वाद देकर राजपुरोहित जी वहाँ से चले गए। तब सूर्यादित्य जल्दी से महारानी मधुमती के पास पहुँचा और कहने लगा, महारानी, अब हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें अपनी बीमारी का इलाज मिल गया है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ महारानी मधुमती, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। तब राजा सूर्यादित्य ने राजपुरोहित और उनके बीच हुई सारी बात महारानी मधुमती को बताई। उसके बाद राजा कहने लगा, महारानी, अब तुम्हारा आदेश पाने के बाद ही हम दूसरा विवाह करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। सुनकर महारानी मधुमती सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, महाराज, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। संतान पाने की इच्छा तो मेरे मन में भी बहुत है, इसलिए मैं खुशी खुशी आपको दूसरे विवाह की अनुमति देती हूँ। महारानी मधुमती की अनुमति लेकर राजा सूर्यादित्य तरुणा नदी के तट पर पहुँचा। उसे देखकर बूढ़ा मल्ला केशव हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, क्या आप उस पार जाना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो आप मेरी नाव में बैठिए। ये सुनकर राजा कहने लगा, केशव मल्ला, हमें नदी के उस ओर नहीं जाना है, हम यहाँ केवल तुमसे मिलने आए हैं। केशव हैरानी से राजा की ओर देखने लगा और बोला, तो आज्ञा दीजिए महाराज, ये सेवक आपके किस काम आ सकता है? केशव मल्ला, हम तुम्हारी बेटी तरंगिणी से विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर केशव हक्का बक्का सा रह गया। उसकी ये दशा देखकर राजा सूर्यादित्य ने कहा, क्या हुआ केशव, क्या तुम्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है? हम अपने राजपुरोहित की आज्ञा अनुसार ही तुम्हारे पास आए हैं। तब सूर्यादित्य ने उसे सारी बात बताई। सारी बात जानकर मल्लाह कहने लगा, महाराज, यह तो मेरा अहोभाग्य है कि मेरी बेटी का हाथ मांगने आप स्वयं मेरे पास आए हैं। मैं अपनी बेटी तरंगिणी का आपके साथ विवाह करने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। हमें तुमसे यही आशा थी केशव मल्ला। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त में मल्ला की बेटी तरंगिणी और राजा सूर्यादित्य का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात जब तरंगिणी आशीर्वाद लेने महारानी मधुमती के पास आई तो महारानी ने कहा, रानी तरंगिणी, आज से तुम हमारी छोटी बहन हो। इस महल में तुम्हें जब भी कोई दुख हो हमसे कहना। जी दीदी। महारानी मधुमती की विनम्रता भरी बात सुनकर रानी तरंगिणी गदगद हो गई। इस घटना के 3 माह पश्चात एक दिन रानी मधुमती ने राजा को रानी तरंगिणी के गर्भवती होने की खबर दी। यह खबर सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और 9वें महीने रानी तरंगिणी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। दाई ने राजा को ये खुशखबरी दी तो राजा ने अपना कंठहार उतारकर उसे देते हुए कहा, यह तुम्हारा इनाम है, लेकिन किसी को भी कानो कान इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि रानी तरंगिणी ने पुत्री को जन्म दिया है, बल्कि तुम लोगों से यही कहोगी कि रानी तरंगिणी ने पुत्र को जन्म दिया है। याद रहे, अगर तुमने हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो हम तुम्हारी गर्दन उड़वा देंगे। महाराज, मैं आपके आदेश का हमेशा ध्यान रखूंगी। फिर राजा सूर्यादित्य को प्रणाम करके दाई वहां से चली गई और राजा सूर्यादित्य रानी तरंगिणी के पास उसके कक्ष में पहुँचे तो वे कहने लगी, बधाई हो महाराज, आप एक पुत्री के पिता बन गए हो। रानी तरंगिणी, चुप रहो, दीवारों के भी कान होते हैं। हम पुत्री के नहीं
पुत्र के पिता बन गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तब राजा सूर्यदित्य ने सारी बात विस्तार पूर्वक रानी तरंगिनी को बताई। सारी बात जानने के पश्चात रानी तरंगिनी कहने लगी, अच्छा हुआ महाराज जो आपने समय रहते मुझे इस बात के प्रति सचेत कर दिया। अब मैं सबसे यही कहूँगी कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है। जल्दी ही सारे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया गया। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, रानी तरंगिनी ने पुत्र को जन्म दिया है। इस खुशी के अवसर पर सारे राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाएगा। राजाज्ञा अनुसार सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया और खूब खुशियां मनाई गई। राजा सूर्यदित्य ने अपनी पुत्री का नाम रूप कुमार रखा। बड़े ही गोपनीय ढंग से रूप कुमार का लालन पालन होने लगा। रानी तरंगिनी स्वयं अपनी पुत्री का सारा कार्य करती थी। धीरे धीरे इस घटना को बीते 10 वर्ष हो गए। रूप कुमार को विभिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रणव ऋषि के आश्रम में भेजा गया। एक लड़की की भांति ही रूप कुमार को अस्त्र शस्त्र व अन्य विद्याओं की शिक्षा दी जाने लगी। पूरे 10 वर्षों तक रूप कुमार ने प्रणव ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया। तत्पश्चात एक दिन ऋषि कहने लगे, युवराज रूप कुमार, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम तिलक नगर वापस जा सकते हो। तब प्रणव ऋषि को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रूप कुमार तिलक नगर वापस लौट गया। जब रूप कुमार तिलक नगर पहुंचा तो अपने पिता से मिलने पर पूछने लगा, पिताजी महाराज, मैं लड़का ना होकर लड़की हूँ। आज तक यह रहस्य आपने लोगों से क्यों छिपाया हुआ है? आपने मुझे भी यह बात किसी को भी ना बताने का निर्देश दे रखा है, इसका क्या कारण है? बेटी, यह सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। तब राजा सूर्यदित्य ने उसे भी उसका रहस्य बताया। सारी बात जानकर वह संतुष्ट हो गई। अब राजा सूर्यदित्य दरबार जाते हुए प्रतिदिन रूप कुमार को साथ ले जाने लगे। रूप कुमार राजा के सिंहासन के बराबर में बैठता था। एक दिन जब राजा सूर्यदित्य और रूप कुमार सिंहासन की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो अचानक ही रूप कुमार का पैर फिसल गया। उसकी पगड़ी उछलकर दूर जा गिरी थी और उसके लंबे बाल कंधे पर बिखर कर फैल गए थे। यह देखकर सभी दरबारी चकित हो उठे और आपस में कहने लगे, राजकुमार रूप कुमार के इतने लंबे बाल, लगता है राजकुमार रूप कुमार पुरुष न होकर स्त्री हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यह देखकर राजा सोचने लगा, ओह, यह क्या हो गया? राजकुमारी की असलियत भरे दरबार में सबको मालूम हो गई। क्या अब राजकुमारी के जीवन में दुख का प्रवेश होने वाला है? दूसरी ओर राजकुमारी हकबकाकर पृथ्वी पर खड़ी हो गई। यह देखकर कुछ क्षण तक दरबार में शांति छाई रही। तत्पश्चात प्रधानमंत्री चरण सिंह ने राजा सूर्यदित्य से पूछा, महाराज, यह क्या चक्कर है? क्या राजकुमार रूप कुमार वास्तव में लड़की हैं? तब राजा सूर्यदित्य ने इशारे से राजकुमारी रूप को अपने पास बुलाया और कहने लगे, उपस्थित मंत्रीगण व सभासद, यह सच है कि 20 वर्ष पहले महारानी तरंगिनी ने पुत्र को नहीं, पुत्री को जन्म दिया था। लेकिन राजपुरोहित जी की आज्ञा अनुसार हमने इस सच पर आज तक पर्दा डाले रखा। लेकिन होने को भला कौन टाल सकता है? अतः आज उस सच पर से पर्दा हट चुका है। शायद भगवान को यही मंजूर था। फिर कुछ देर सोचकर राजा ने दरबार में घोषणा की, जैसा अब आप लोगों को पता चल ही चुका है कि रूप कुमार राजकुमार न होकर राजकुमारी हैं, इसलिए अब हम शीघ्र ही राजकुमारी रूप का विवाह कर देना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति शस्त्र विद्या में राजकुमारी रूप को हरा देगा, उसी के साथ हम राजकुमारी का
विवाह कर देंगे। इस घोषणा के साथ ही राजा सूर्यदित्य ने दरबार समाप्त करने की घोषणा कर दी और राजकुमारी रूप को साथ लेकर राजमहल वापस चले आए। इस घटना के दूसरे दिन ही रानी मधुमती कहने लगी, महाराज, रानी तरंगिनी और मैं स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं। कल पूर्णमासी है। सुना है पूर्णमासी के दिन गंगा में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। महारानी मधुमती, गंगा में स्नान करना तो बड़ा ही धार्मिक कार्य है। हम इस कार्य के लिए आपको और रानी तरंगिनी को रोकेंगे नहीं। तब रानी तरंगिनी को साथ लेकर महारानी मधुमती रथ में बैठकर गंगा नदी की ओर चल पड़ी। जब उनका रथ गंगा नदी के तट पर पहुंचा तो रानी तरंगिनी ने महारानी मधुमती से कहा, दीदी, तट पर नौका बंधी है, क्यों न गंगा में स्नान करने से पहले नौका में बैठकर गंगा का भ्रमण कर लिया जाए। विचार तो तुम्हारा उत्तम है रानी। तब वे दोनों नौका में बैठ गई। मल्ला नाव को खेता हुआ बीच धारा में ले आया। तब उनकी नाव भंवर में फंसकर डूब गई। तट पर खड़े सैनिक यह देखकर चौंक पड़े। उनकी आंखों के सामने ही दोनों रानियों ने जल समाधि ले ली। सैनिकों ने नदी में उतरकर बहुत खोज की, लेकिन महारानी मधुमती और रानी तरंगिनी में से किसी का भी शव उन्हें नहीं मिला। अतः वे निराश होकर तिलक नगर वापस लौट आए। जब राजा सूर्यदित्य ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वो सोच में डूब गए। ओह, लोगों को राजकुमारी रूप की असलियत मालूम होते ही हम पर व राजकुमारी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। महारानी मधुमती व रानी तरंगिनी के बिना अब हम कैसे जीवित रह सकेंगे। दूसरी ओर राजकुमारी रूप सोच रही थी, यह सब मुझ अभागिन के कारण हुआ है। मेरे ही दुर्भाग्य के कारण दोनों माताओं की अकाल मृत्यु हुई है। तिलक नगर राज्य में बहुत दिनों तक महारानी मधुमती व रानी तरंगिनी की मौत का मातम मनाया जाता रहा। तत्पश्चात राजा सूर्यदित्य की घोषणा सुनकर राज्य के वीर पुरुष शस्त्र विद्या में राजकुमारी रूप से लोहा लेने के लिए दरबार में आने लगे। राजकुमारी रूप बड़ी बहादुरी से उनके साथ युद्ध करती। सभी वीर पुरुषों की राजकुमारी रूप के सामने एक न चलती और वे मुंह की खाकर वापस लौट जाते। एक दिन राजा सूर्यदित्य ने ढिंडोरा पीटने वाले को बुलाया और उसे सारे राज्यों में जाकर ढिंडोरा पीटने का आदेश दिया। तब आसपास के सभी राज्यों में ढिंडोरा पीटता हुआ ढिंडोरा पीटने वाला एक दिन सुमंतपुर के राजमहल के बाहर पहुंचा और कहने लगा, सुनो भाइयों सुनो, तिलक नगर के राजा सूर्यदित्य का ऐलान है कि जो भी उनकी पुत्री राजकुमारी रूप को शस्त्र विद्या में हरा देगा वही उसका पति होगा। वीर पुरुष राजा सूर्यदित्य के दरबार में जाकर अपना भाग्य आजमाएं। इस ढिंढोरे को राजमहल की खिड़की में खड़े वहां के राजा सुमंत भी सुन रहे थे और सोचने लगे, तिलक नगर राज्य पर अपना झंडा फहराने का यह कितना सुंदर अवसर है। अजय वीर को मोहरा बनाकर हम इस चाल में विजय हासिल कर सकते हैं। राजा सुमंत ने तुरंत ही सेनापति अजय वीर को राजमहल में बुलवाया और कहने लगे, सेनापति अजय वीर, हम चाहते हैं कि तुम राजा सूर्यदित्य के दरबार में जाओ और वहां जाकर राजकुमारी रूप से शस्त्र विद्या में लोहा लो और उसे हराकर उससे विवाह करो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ और 2 संतानों का पिता भी हूँ। ऐसी अवस्था में क्या मेरा राजकुमारी रूप से विवाह करना उचित होगा? सेनापति अजय वीर, यह तो आप जानते ही हैं कि राजा सूर्यदित्य के एक ही संतान है। सूर्यदित्य इन दिनों अत्यंत बूढ़े हो गए हैं। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री ही तिलकनगर राज्य की स्वामिनी होगी। ऐसी अवस्था में यदि तुम उसके पति होंगे तो 100% तुम ही तिलक नगर के राजा बनोगे।
क्या तुम ऐसा शुभ अवसर खोना चाहते हो? महाराज, क्या मैं सचमुच ही तिलकनगर राज्य का राजा बन सकता हूँ? क्यों नहीं सेनापति अजय वीर, अगर तुम हमारे आदेश पर चलो तो वे दिन दूर न होगा जब तुम तिलकनगर के राजा बनोगे। तब तो महाराज मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। तो जाओ, राजा सूर्यदित्य के दरबार में जाकर राजकुमारी रूप को युद्ध में हराओ और उससे विवाह करो। तब राजा सुमंत को प्रणाम कर सेनापति कक्ष से बाहर निकल गया। अजय वीर के वहां से जाने के बाद राजा सोचने लगा, सेनापति अजय वीर, तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हें सचमुच ही तिलकनगर राज्य का राजा बना देंगे। नहीं, तुम तो केवल हमारी चाल के एक मोहरे हो। चाल कामयाब होते ही हम तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। तुरंत ही रथ में बैठकर सेनापति अजय वीर राजा सूर्यदित्य के दरबार में पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैं राजकुमारी रूप के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। तुम भी अपना बाहुबल आजमा कर देख लो वीर। आज तक तो राजकुमारी रूप को कोई युद्ध में जीत नहीं सका है। राजा सूर्यदित्य का आदेश पाकर राजकुमारी रूप तलवार थामे अजय वीर के सामने पहुंची और दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। अजय वीर ने राजकुमारी रूप को युद्ध में परास्त कर दिया। यह देखकर सारे दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा सूर्यदित्य कहने लगे, युवक, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, इसलिए हम राजकुमारी रूप से तुम्हारे विवाह की घोषणा करते हैं। अब तुम हमें अपना परिचय दो। महाराज, मैं सुमंतपुर राज्य का सेनापति अजय वीर हूँ। अगले दिन शुभ मुहूर्त में राजकुमारी रूप और सेनापति अजय वीर का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात राजा सोचने लगा, राजकुमारी का विवाह तो हो गया, अब न जाने राजपुरोहित जी के कहे अनुसार राजकुमारी रूप पर क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं। विवाह होने के पश्चात अजय वीर राजा सूर्यदित्य से विदा लेकर राजकुमारी रूप को साथ लेकर सुमंतपुर की ओर चल पड़ा। राजा सूर्यदित्य आशीर्वाद देते हुए मन में कहने लगे, भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, वे अपने पति के साथ सदा सुखी रहे। उधर दूसरी ओर अजय वीर जब अपने महल में पहुंचा तो उसे पिताजी पिताजी पुकारते हुए दो बच्चे आए और कहने लगे, पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? राजकुमारी रूप सोचने लगी, ये लड़के कौन हैं? क्या अजय वीर पहले से विवाहित हैं? रूप को सोच में पड़ा देखकर अजय वीर ने उससे कहा, रूप, तुम ठीक ही सोच रही हो। ये दोनों मेरे ही बेटे विजय और सुजीत हैं। हमारी पत्नी 2 वर्ष पहले स्वर्ग सिधार गई थी। अब तुम ही हमारे दिल की रानी हो। ओह, लेकिन आपने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? अजय वीर ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तब रूप को महल में छोड़कर सेनापति अजय वीर राजा सुमंत के पास पहुंचा। उसे देखते ही राजा सुमंत बोल पड़े, सेनापति अजय वीर, हमारी ओर से विवाह की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। धन्यवाद महाराज। फिर कुछ बातचीत करने के बाद सेनापति अजय वीर अपने महल लौट आया। धीरे धीरे कुछ समय बीता और राजा सूर्यदित्य बीमार रहने लगे। उनके उपचार के लिए राजवैद्य जी आए, लेकिन उन्हें राजा का रोग समझ में नहीं आया। फिर राजा सूर्यदित्य का उपचार करने के लिए दूर दूर से वैद्य हकीम बुलवाए गए, लेकिन सभी उन्हें स्वस्थ करने में असमर्थ रहे। तब एक दिन राजा सूर्यदित्य ने प्रधानमंत्री चरण सिंह से कहा, प्रधानमंत्री जी, लगता है हमारा अंत समय आ गया है। हम चाहते हैं कि आप किसी दूत को राजकुमारी रूप के पास भेज दें। हम राजकुमारी रूप से मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही दूत को यह सूचना देने के लिए कि महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, सुमंतपुर भेज दिया। उधर सुमंतपुर में राजकुमारी रूप ने अजय वीर को अपने गर्भवती होने की खबर दी। अजय वीर ने खुश होकर रूप को गले से लगा लिया
तभी तिलक नगर के दूत ने वहां प्रवेश किया और राजकुमारी रूप को महाराज सूर्यदेत्य के अस्वस्थ होने की सूचना दी। रूप पिता की सूचना पाकर दुखी हो गई। फिर राजकुमारी रूप अपनी दासी रेखा के साथ तुरंत ही तिलक नगर की ओर रवाना हो गई। सेनापति अजय वीर तुरंत राजा सुमंत के पास पहुंचा और उसे राजा सूर्यदेत्य के अस्वस्थ होने की सूचना दी। राजा कहने लगा, लगता है अजय वीर अब राजा सूर्यदेत्य ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। सेनापति, अब जल्दी ही तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। दूसरी ओर जब राजकुमारी रूप राजा सूर्यदेत्य के पास पहुंची तो उन्हें अस्वस्थ देखकर रोने लगी। बेटी रूप, आंसू ना बहाओ और मेरी एक बात ध्यान से सुनो। बेटी, पता नहीं कि कब मेरे जीवन की डोर टूट जाए, अतः अपने जीवित रहते हुए मैं तुम्हें इस देश का नया राजा घोषित करना चाहता हूँ। लेकिन पिताजी महाराज, क्या तिलक नगर की जनता एक नारी को अपना राजा स्वीकार करेंगी? उसकी फिक्र तुम मत करो रूप। इस बारे में मैंने नगर की जनता का जनमत संग्रह करवाया है। सभी लोग सहर्षि तुम्हें अपना नया राजा मानने को तैयार हैं। तब ठीक है पिताजी महाराज, मैं आपकी बात नहीं टालूंगी। दूसरे ही दिन राजा सूर्यदेत्य ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, प्रजावासियों, अब हम वृद्ध हो गए हैं और बीमार भी रहने लगे हैं, इसलिए हम राजकुमारी रूप को इस देश का नया राजा घोषित करते हैं। ये सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग राजकुमारी रूप की जय जयकार करने लगे। उसी शाम जब राजकुमारी रूप बगीचे में घूम रही थी तो उन्होंने देखा कि उनकी दासी रेखा सैनिक कुमार के साथ छिपकर कुछ बातचीत कर रही है। रूप छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। सैनिक कुमार बोल रहा था, रेखा, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे रूप में खो सा गया हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? मुझे आपकी पत्नी बनकर गर्व होगा, लेकिन यह विवाह तभी होगा जब राजकुमारी रूप आज्ञा देंगी। ये सुनकर रूप सोचने लगी, अरे ये दोनों तो प्यार भरी बातें कर रहे हैं, तब तो मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। सोचकर रूप वहाँ से आगे बढ़ गई। राजकुमारी रूप ने उसी दिन सैनिक कुमार व दासी रेखा को अपने कक्ष में बुलाकर कहा, मैंने छिपकर तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। मैं तुम दोनों को विवाह करने का आदेश देती हूँ। उसी रात एक दासी ने राजकुमारी रूप को सूचना दी, राजकुमारी जी, गजब हो गया, महाराज सूर्यदेत्य स्वर्ग सिधार गए हैं। ये सुनकर रूप अवाक रह गई। राजा सूर्यदेत्य का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। दूसरे दिन रूप ने दुखी हृदय से दासी रेखा से कहा, रेखा, तुम सुमंतपुर चली जाओ और अजय वीर सिंह जी को पिताजी महाराज के निधन की सूचना दो। जी राजकुमारी जी। रेखा तुरंत ही घोड़े पर चढ़कर सुमंतपुर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह तिलक नगर राज्य के बाहर पहुंची तो उसे वहां कुमार मिल गया और वो कहने लगा, रेखा, तुम मुझे अकेला छोड़कर सुमंतपुर जा रही हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं यहाँ अकेला तुम्हारे बिना कैसे रह सकूंगा। ठीक है कुमार, आप भी मेरे साथ चल सकते हो। तब कुमार भी रेखा के साथ साथ सुमंतपुर की ओर चल पड़ा। जब वे दोनों अजय वीर के पास पहुँचे तो वे कहने लगा, दासी रेखा, तुम और ये तुम्हारे साथ कौन है? क्या बात है, तुम दोनों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? सेनापति अजय वीर जी, हमारे महाराज सूर्यदेत्य का निधन हो गया है। ये सूचना देने ही रेखा और मैं आपके पास आए हैं। तो महाराज सूर्यदेत्य चल बसे। हाँ अजय वीर सिंह जी, आपको तुरंत ही तिलक नगर पहुंचना है। ठीक है, हम कल सुबह वहां के लिए प्रस्थान कर देंगे। उसी रात राजा सुमंत सेनापति अजय वीर के यहाँ आए। सेनापति अजय वीर ने उन्हें राजा सूर्यदेत्य के निधन की सूचना दी और कुमार के बारे में भी बताया। सारी बात जानकर राजा सुमंत बोले, सेनापति अजय वीर, कुमार के द्वारा हम तिलक नगर की सारी सैन्य शक्ति
वो वहाँ के गोपनीय राज जान सकते हैं। आप तुरंत कुमार को यहाँ बुलाइए। कुछ देर बाद ही कुमार उनके सामने था। राजा सुमंत उससे कहने लगे, कुमार, यदि तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें तिलक नगर का सेनापति बना देंगे। क्या मैं तिलक नगर का सेनापति बन सकता हूँ? क्यों नहीं, तुम हर तरह से सेनापति बनने के योग्य हो। बस तुम्हें हमारे कहने के अनुसार चलना होगा। यदि ऐसी बात है तो आप आज्ञा दीजिए महाराज, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। कक्ष में ये बातचीत चल ही रही थी कि कक्ष के बाहर से दासी रेखा गुजरी और द्वार पर रुककर अंदर की बातचीत सुनने लगी। राजा कहता है, कुमार, हम शीघ्र ही तिलक नगर पर धावा बोलकर वहाँ पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। जीत के बाद सेनापति अजय वीर वहाँ के राजा होंगे और तुम वहाँ के सेनापति। बस तुम्हें युद्ध में हमारा साथ देना होगा और वहाँ की सैन्य शक्ति व गोपनीय राजों के बारे में हमें बताना होगा। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। यह सुनकर रेखा चौंकी और सोचने लगी, ओ तो यहाँ राजकुमारी रूप के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुमार भी इन दुष्टों से मिल गया है। अब क्या होगा? परेशान से रेखा वहाँ से आगे बढ़ गई। दूसरे दिन सुबह अजय वीर ने कुमार से कहा, कुमार, तुम रेखा को साथ लेकर तिलक नगर चले जाओ। तुम्हारे पीछे हम भी महाराज सुमंत के साथ सेना लेकर वहाँ आएंगे। जो आज्ञा अजय वीर जी। तब रेखा के साथ कुमार तिलक नगर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे दोनों कुछ दूर पहुँचे तो रेखा कहने लगी, कुमार, मैंने तुम्हारी, अजय वीर और राजा सुमंत की सारी बातें सुन ली है। क्या तुम अपने देश के साथ गद्दारी करोगे? रेखा, ऊंचा पद पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे करने का मौका नहीं दूंगी। कुमार, क्या करोगी तुम? मैं तुम जैसे गद्दार को मौत के घाट उतार सकती हूँ। इतना कहकर उसने तलवार से कुमार की गर्दन पर वार किया और कुमार एक चीख मारकर घोड़े से गिर पड़ा। तब रेखा ने उसके शव को ठोकर मारी और जल्दी ही तिलक नगर पहुंच गई। जब रेखा राजकुमारी रूप के पास पहुंची तो वो कहने लगी, क्या बात है रेखा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तब उसने बताया, राजकुमारी जी, कुमार अब इस संसार में नहीं है। लेकिन उसे मारा किसने? उसे मैंने मारा है। लेकिन क्यों? उसका क्या अपराध था? राजकुमारी जी, जिसे हम देशभक्त समझते थे वह देशद्रोही निकला। पद की चकाचौंध ने उसे अंधा कर दिया था। सुमंतपुर पहुंचकर वे आपके पति और राजा सुमंत के षड्यंत्र में शामिल हो गया था। मुझसे ये सहन नहीं हुआ और मैंने उस नीच देशद्रोही और विश्वासघाती की गर्दन धड़ से अलग कर दी। मगर रेखा, कुमार तो तेरा भावी पति था, तो उससे प्यार करती थी। राजकुमारी, कर्तव्य प्यार से बड़ा होता है। मेरे लिए पहले कर्तव्य है, बाद में कुछ और है। रेखा, तू धन्य है। तूने अपना कर्तव्य निर्वाह करके मुझे एहसान से लाद दिया है। अब तो मुझे राजा सुमंत और मेरे पति के षड्यंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक बता। तब रेखा ने उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनकर राजकुमारी रूप कहने लगी, ओह, तो मेरा पति इतना नीचे भी गिर सकता है, यह मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो एक दिन स्वयं उन्हें तिलक नगर की राजगद्दी सौंपने वाली थी। ये उन्होंने क्या किया? रूप सोच में पड़ गई। उसे सोच में डूबा देखकर रेखा कहने लगी, राजकुमारी जी, यह सोच में पड़े रहने का समय नहीं है। राजा सुमंत की सेना ने तिलक नगर पर धावा बोलने के लिए इधर की ओर कुछ कर दिया होगा। आप शीघ्रता से अपनी सेना को सुगठित कीजिए। आपको राजा सुमंत से युद्ध लड़ना है। रेखा, तुम ठीक कह रही हो। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। रूप ने शीघ्रता से सारी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। जल्दी ही राजा सुमंत की सेना तिलक नगर के सेना के पास आ डटी। तब सेनापति अजय वीर ने राजा सुमंत से कहा, महाराज,
युद्ध से पहले एक बार मैं अपनी पत्नी रूप से मिलकर आता हूँ। यदि वह बिना युद्ध के ही राजगद्दी मुझे सौंपने को तैयार हो जाए तो व्यर्थ ही रक्तपात करने की क्या जरूरत है। तुम ठीक कह रहे हो अजय वीर, जाओ रूप से मिल आओ। और अजय वीर रूप के महल में आ पहुंचा और कहने लगा, रूप, राजा सुमंत की सेना इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए सीमा के पास आ पहुंची है। यदि तुम बिना युद्ध के ही मुझे राजगद्दी सौंप दो तो यह युद्ध रुक सकता है, अन्यथा नहीं। यह सुनकर रूप सिंहनी के समान गरज कर बोली, अजय वीर, तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझे इस देश की राजगद्दी सौंप दूंगी? तूने अपना होकर भी मेरे साथ धोखा किया, मैं इसकी सजा तुझे अवश्य दूंगी। कहकर रूप ने तलवार अजय वीर के सीने में घोंप दी। जब उसकी सेना और सुमंतपुर की सेना का मुकाबला हुआ तो वह बड़ी वीरता के साथ राजा सुमंत की सेना से लड़ी। युद्ध में राजा सुमंत की हार हुई। वह दुम दबाकर अपने राज्य वापस लौट गया। ठीक समय पर रूप ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने अजय वीर के दोनों पुत्रों को भी अपने पास बुला लिया और कुशलता पूर्वक तिलक नगर राज्य पर राज करने लगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।